नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग फर्रुखसियर के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे हम सामान्य भाषा में अगर समझें तो फर्रुखसियर से पहले जहांदार शाह गद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन वह एक कमजोर शासक थे और वह एक नाचने वाली दरबार की स्त्री जिसका नाम लाल कुंवर बताया जाता है, उसके प्रेम में पड़ गए वह। मतलब उस पर वह फिदा हो गए, उस पर मोहित हो गए और जायदाद शाह उससे शादी कर लिए। शादी करने के बाद नाच गाने, संगीत और शराब के नशों में हमेशा डूबे रहते थे, जिस कारण शासन व्यवस्था पर उनका ध्यान नहीं गया। मतलब शासन व्यवस्था को नज़रअंदाज कर दिए। जब नज़रअंदाज कर दिए तो शासन व्यवस्था पर लाल कुंवर नामक जो स्त्री थी, जिसका विवाह जायदाद शाह के साथ हुआ था, उसका शासन व्यवस्था पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। जो भी निर्णय लिए जाते थे उस पर कहीं न कहीं लाल कुंवर नामक स्त्री का पूरा हस्तक्षेप दिखाई देता है। तो यहाँ पर जायदाद शाह एक कमजोर शासक सिद्ध हुए। उस समय जो भी दरबारी थे वह जायदाद शाह से काफी नाराज रहते थे। जब नाराज रहते थे तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों न किसी और व्यक्ति को गद्दी पर बैठाएं। तो उस समय फर्रुखसियर जो कि देखिए बहादुर शाह प्रथम का वह बेटे का पुत्र था। मतलब अजीम उस शान का वह पुत्र था फर्रुखसियर। तो उसे गद्दी दिलाने की बात की गई, लेकिन गद्दी पर तो जायदाद शाह बैठा हुआ है। तो उस समय फर्रुखसियर का साथ सैयद भाइयों ने दिया, सैयद बंधुओं, जो कि दो सैयद भाई थे। फिर जो बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, वह भी फर्रुखसियर का साथ दिया। जब सैयद भाइयों मतलब सैयद बंधुओं और बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां ने फर्रुखसियर का साथ दिया तो फर्रुखसियर की के पास काफ़ी अधिक शक्ति हो गई। जब शक्ति अधिक हुई तो उन्होंने दिल्ली की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ा और जायदाद शाह और फर्रुखसियर के बीच में युद्ध हुआ। उसमें फर्रुखसियर विजयी रहा, जायदाद शाह पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो उनको कैद कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। जब हत्या हो गई जायदाद शाह की तो गद्दी पर फर्रुखसियर बैठ गए।
फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जो भी कार्य किए वह सैयद भाइयों के नियंत्रण में रहकर कार्य किए, क्योंकि सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया था। तो कोई भी निर्णय सैयद बंधुओं के बिना फर्रुखसियर नहीं ले सकते थे। तो बाद में क्या क्या घटनाएं हुई जिससे कि मुगल सत्ता फर्रुखसियर के समय सबसे अधिक कमजोर हुई। तो उस घटनाओं को एक एक कर कर हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। परिचय अगर हम लोग देखें तो पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुखसियर। यह फर्रुखसियर का पूरा नाम है। यह अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुखसियर। जन्म अगर हम लोग देखें तो 20 अगस्त 1683 औरंगाबाद, जो दक्कन में पड़ता है। और भी देखते हैं पिता अजीम उस शान बहादुर शाह प्रथम का बेटा। जो अजीम उस शान है वह बहादुर शाह प्रथम का वह बेटा है। और देखिए औरंगजेब का यह पोता, मतलब कि अगर देखा जाए तो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह प्रथम का पुत्र अजीम उस शान। तो वैसे अगर देखा जाए तो औरंगजेब का यह पोता हुआ अजीम उस शान, और अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और भी देखते हैं शासन काल देख लेते हैं हम लोग। 1713 से 1719 ईस्वी फर्रुखसियर का समय मुगल साम्राज्य के पतन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मतलब यहाँ पर फर्रुखसियर का जो शासन काल है वह मुगल सत्ता का सबसे निर्णायक मोड़ माना जाता है, जो पतन के हिसाब से। मतलब कि मात्र 6 सालों में ही बहुत अधिक मुगल साम्राज्य का पतन देखने को मिला। तो हम लोग और भी देखते हैं। फिर अगर देखें तो फर्रुखसियर का समय मुगल साम्राज्य के पतन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। ठीक है, इतना। इस दौरान सत्ता वास्तविक रूप से उसके पास न होकर दरबारी गुटों देखिए विशेष कर सैयद बंधुओं के हाथ में थी। अगर देखा जाए तो सत्ता वास्तविक रूप से फर्रुखसियर के हाथ में न होकर उनके दरबारी गुटों में थी, जैसे कि सैयद बंधुओं के हाथों में थी। क्योंकि फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान था। जब सैयद बंधु आपको गद्दी पर बैठाए हैं तो सैयद बंधु जैसा चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कार्य करने होते थे तो फर्रुखसियर अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। और यहाँ पर देखा जाए तो सैयद बंधुओं की पूरी शासन व्यवस्था में बोलबाला रहता था। तो यहाँ पर सैयद बंधु अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, शासन व्यवस्था में क्या होना चाहिए, किसके साथ कैसे
रिश्ते होने चाहिए, ये सब सैयद बंधु ही तय कर रहे हैं। मतलब कि फर्रुखसियर एक कठपुतली मात्र है कि उसे जब चाहे तब कोई भी कार्य करा दिए फर्रुखसियर से। मतलब कि फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा है, लेकिन वह एक नाम मात्र का शासक है। तो और भी हम लोग देखते हैं। गद्दी पर आने की कहानी। फर्रुखसियर गद्दी पर कैसे बैठा, उस पर भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि फर्रुखसियर को गद्दी कैसे मिली। देखते हैं। देखिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई, तो उसके जो भी पुत्र थे, उन पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। क्योंकि पुत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन गद्दी एक ही है। किसी एक ही व्यक्ति को गद्दी मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति चाहता था कि हमें भी गद्दी मिले, क्योंकि सबको सुल्तान बनने की, शासन करने की सबका ख्वाहिश था, सबका सपना था। तो वैसे ही लोग उत्तराधिकार का युद्ध होता था गद्दी को लेकर। और भी देखते हैं। फिर अगर देखें तो जा, जहांदार शाह 1712 में गद्दी पर बैठा, लेकिन वह कमजोर और लाल कुंवर नाम की स्त्री के प्रभाव में था। 1712 में जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक कमजोर शासक था। यहाँ तक कि एक लाल कुंवर नामक नृत्य करने वाली स्त्री के प्रेम में फंसकर, मतलब कि उस पर फिदा हो गया और उससे शादी कर ली। जब शादी कर ली, तो वह नाच गाने, संगीत और शराब के नशों में वह अपने आप को डुबा दिया। मतलब कि हमेशा नाच गाने, शराब में वह डूबा रहता था। शासन व्यवस्था पर उसका कोई ध्यान नहीं था। जब आपका शासन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं होता है, तो उस समय सारे निर्णय लाल कुंवर नामक स्त्री ने लेने शुरू कर दिए। मतलब कि शासन व्यवस्था पर लाल कुंवर नामक जो नृत्य करने वाली महिला थी, उसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। जो भी निर्णय लिए जाते थे, तो उस पर लाल कुंवर नामक स्त्री का पूरा प्रभाव, हस्तक्षेप दिखाई देता है, जिससे कि जो भी दरबार के लोग थे, उन सभी में असंतोष की भावना पैदा हुई, फैली। तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, उनको लगा कि अब गद्दी पर किसी और व्यक्ति को बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। तो बात आई फर्रुखसियर की, क्योंकि फर्रुखसियर अजीम उस शान का बेटा था। और आपको बता दें कि अजीम उस शान बहादुर शाह प्रथम का पुत्र है, अजीम उस शान। और अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर है। तो देखें, दरबार में सैयद बंधु रहते थे। मतलब कि यह दो भाई हैं, और दोनों भाइयों का दरबार में काफी बोलबाला था, ऊंचा पद था। और यह इतने शक्तिशाली थे कि कब किसको गद्दी पर बैठाना है,
कब किसको गद्दी से उतारना है, यह पूरा वह नियंत्रण रखते थे। मतलब कि उनकी मर्जी से शासन व्यवस्था चलता था। तो हम लोग देखते हैं और भी। देखें, फर्रुखसियर ने बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां और शक्तिशाली अमीर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से विद्रोह किया। मतलब जब फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठना है, लेकिन गद्दी पर कैसे बैठेगा वो? गद्दी पर तो उस समय जांदार शाह बैठा हुआ है। तो आपको अगर गद्दी चाहिए तो आपको जांदार शाह को हटाना होगा। तो कैसे जांदार शाह हटेगा? तो फर्रुखसियर ने मदद ली। किनकी मदद ली? तो आप देख सकते हैं, फर्रुखसियर ने बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां से, जो बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, उससे भी मदद ली कि आप हमारी मदद कीजिए गद्दी दिलाने में। तो इन्होंने भी क्या किया? फर्रुखसियर का मदद किया, क्योंकि बंगाल का सूबेदार काफ़ी शक्तिशाली था यह। तो यह भी अपना पूरा सहयोग फर्रुखसियर को दिया है। और देखते हैं, और शक्तिशाली अमीर सैयद बंधु हैं। जो सैयद बंधु हैं, जो कि दो भाई हैं यह, लेकिन यह काफ़ी शक्तिशाली हैं यह। इनके पास बहुत बड़ी सेना भी है, धन संपत्ति बहुत है इनके पास। तो इन दोनों भाइयों ने भी फर्रुखसियर का साथ दिया। आप देख सकते हैं, पहला भाई का नाम अब्दुल्ला खां और दूसरे भाई का नाम हुसैन अली खां था। मतलब पहले भाई का नाम अब्दुल्ला खां और दूसरे भाई का नाम हुसैन अली खान था। तो यह सैयद बंधुओं ने भी फर्रुखसियर का साथ दिया। मतलब कि बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां और सैयद बंधु, जो दो भाई थे, इन लोग मिलकर फर्रुखसियर का साथ दिए। जब साथ दिए तो फर्रुखसियर की शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ गई और यह दिल्ली की ओर सेना लेकर बढ़ा। जब दिल्ली की ओर सेना लेकर बढ़ा तो वहाँ पर फर्रुखसियर और जांदार शाह के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में फर्रुखसियर विजयी रहे और जांदार शाह पराजित हो गए। पराजित होने के बाद जांदार शाह को कैद कर लिया गया। जब कैद कर लिया गया और बाद में उनकी फर्रुखसियर के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर गद्दी मिल गया, फर्रुखसियर को गद्दी मिल गया। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, 1713 में आगरा की लड़ाई हुई, जिसमें जांदार शाह पराजित हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो जो फर्रुखसियर और जांदार शाह के बीच जो लड़ाई हुआ था, यह आगरा में हुआ था और उसमें फर्रुखसियर विजयी रहता है और जांदार शाह हार जाता है। जब हार गया तो बाद में फर्रुखसियर के आदेश पर ही जांदार शाह की हत्या कर दी जाती है। तो इतना समझे होंगे आप। अब आगे देखते हैं, फर्रुखसियर दिल्ली के तख्त पर बैठा। मतलब कि अब फर्रुखसियर अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, सुल्तान बन गया वो। और भी देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो फर्रुखसियर को गद्दी मिली है, यह बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां और सैयद बंधुओं के
द्वारा मिली है, क्योंकि उन्होंने फर्रुखसियर का साथ दिया, सहयोग किया। तो इनका प्रभाव फर्रुखसियर के शासन व्यवस्था में पूरा रहेगा, क्योंकि इन सैयद बंधुओं के मर्जी के बिना आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो सैयद बंधुओं का भी फर्रुखसियर के शासन व्यवस्था में पूरा दबदबा रहा है। तो हम लोग और भी देखते हैं। सैयद बंधु किंग मेकर, जो सैयद बंधु थे वह किंग मेकर थे। किंग मेकर का मतलब होता है कि कौन सुल्तान बनेगा, कौन सुल्तान नहीं बनेगा, यह तय करने वाले व्यक्ति को किंग मेकर कहते हैं। तो यहाँ पर जो सैयद बंधु हैं वह किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्रुखसियर की सत्ता पूरी तरह सैयद बंधुओं पर निर्भर थी। जो फर्रुखसियर की सत्ता है वह पूरी तरह सैयद बंधुओं पर निर्भर थी। मतलब कि सैयद बंधुओं के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो सैयद बंधुओं की मर्जी के बिना आप नहीं ले सकते, उनसे अनुमति लेनी होगी। मतलब कि गद्दी पर तो फर्रुखसियर बैठा है, लेकिन अपनी मर्जी से एक भी निर्णय वह नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो सैयद बंधु हैं उनका पूरा नियंत्रण फर्रुखसियर पर है। फर्रुखसियर अपने मन के मुताबिक एक भी फैसले नहीं ले सकता। और भी देखते हैं, जब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ। देखिए अब्दुल्ला खान, जो कि यह भी सैयद बंधुओं में भी यह शामिल है, तो इसे वजीर बनाया गया। फर्रुखसियर के शासन व्यवस्था में वजीर का पद अब्दुल्ला खान को दिया गया। मतलब वजीर का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री। और भी देखते हैं, और दूसरे भाई हुसैन अली खान को मीर बख्शी मतलब सेनापति बनाया गया। यह जो आप देख रहे हैं दो नाम है, और अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, यह दो सैयद बंधु हैं, दो सैयद भाई हैं। यही किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। तो यह दोनों को पद, एक को प्रधानमंत्री का पद मिल गया और एक को सेनापति का पद मिल गया। तो इतना आप बात समझे होंगे। और भी देखते हैं, इन्हें इतिहास में किंग मेकर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। मतलब कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, इसका पूरा नियंत्रण सैयद बंधुओं के हाथ में थी। तो इसे ही किंग मेकर कहा जाता है। और भी देखते हैं, देखिए दरबार में दो गुट बन चुके थे। जो दिल्ली का दरबार था उसमें दो गुट बन चुके थे। पा, पाला गुट देखते हैं। पाला गुट सैयद समर्थक गुट, जिस गुट में सैयद बंधुओं के जो भी समर्थक थे वह इसमें शामिल थे, तो इसे सैयद बंधु गुट कहा गया। लेकिन जो सैयद बंधुओं के खिलाफ थे उसे दूसरा गुट कहा गया। दूसरे गुट में कौन लोग थे उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, तुर्कानी और ईरानी अमीरों का गुट जो सैयदों का विरोधी था। मतलब कि दूसरे गुट में कौन है, तुर्कानी और ईरानी अमीरों का गुट है। दूसरा गुट है जो कि सैयद बंधुओं का यह विरोधी थे। तो आपको साफ साफ
दिख रहा होगा कि दिल्ली के दरबार में दो गुट बन चुके हैं। एक सैयद बंधुओं का गुट और एक है तुर्कानी ईरानी अमीरों का गुट। तो आप इतना समझे होंगे। और भी देखते हैं, फर्रुखसियर इन गुटबाजियों को नियंत्रित करने में असफल रहा और धीरे धीरे कठपुतली बन गया। फर्रुखसियर ने सोचा कि जो भी यह गुट हैं इनको हम सब खत्म कर दें, समाप्त कर दें। लेकिन जितनी भी योजना बनाई यह सफल नहीं हुआ। मतलब कि फर्रुखसियर अपनी जो भी योजनाएं बना रहा है वह सफल नहीं हो रहा। तो जब सफल नहीं हुआ तो सैयद बंधुओं का वह कठपुतली बन गया कि जब सैयद बंधु जो भी चाहेंगे आपसे वह कराएंगे वो। तो यहाँ पर फर्रुखसियर एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है। किसके लिए? तो यह सैयद बंधुओं के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यह केवल नाम मात्र का शासक है कि सुल्तान फर्रुखसियर है, लेकिन सुल्तान फर्रुखसियर वास्तविक नहीं है। यह केवल यह एक दिखावा है। और भी देखते हैं, फर्रुखसियर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई उस पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो देखते हैं। और भी, पहला बंदा बहादुर का अंत 1716 में। बंदा बहादुर का अंत 1716 में हुआ। बंदा बहादुर एक सिख थे जो कि उनके कुछ समर्थक थे और उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जब जब हम देखेंगे तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे हुए थे तो उस समय गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी गई थी औरंगजेब के माध्यम से। तो उस समय सिखों ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी। मतलब कि मुगल और सिखों के बीच रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद सिखों के साथ कुछ संबंध ठीक ठाक होने लगे थे। लेकिन जैसे ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो उस समय बंदा बहादुर के जो भी अनुयायी थे और साथ में बंदा बहादुर, इन सबको फर्रुखसियर ने कैद कर लिया। कैद कर कर उनको यातनाएं दी और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो इस घटना से जो भी सिख हैं वह दोबारा मुगल सत्ता के खिलाफ हो गए। देखते हैं। और भी यहाँ पर देखें, बंदा सिंह बहादुर ने मुगल शासन को चुनौती दी थी। जो बंदा सिंह बहादुर हैं वह मुगल सत्ता को चुनौती दी, क्योंकि बंदा बहादुर के नियंत्रण में 700 अनुयायी हैं। मतलब कि बंदा बहादुर के बातों पर 700 लोग काम कर रहे हैं। तो बंदा बहादुर को लगा कि हमारे पास 700 लोग हैं और हम क्यों क्यों नहीं मुगल सत्ता को चुनौती देते हैं। तो यह जब बात इन्होंने कही तो फर्रुखसियर को यह बात अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो क्या हुआ, और भी देखते हैं। 1716 में बंदा सिंह और उसके 700 अनुयायी दिल्ली लाए गए। फर्रुखसियर ने कहा कि जो भी बंदा सिंह बहादुर हैं
जो कि मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और जो भी बंदा सिंह बहादुर के समर्थक हैं, उन सबको कैद कर कर दिल्ली के दरबार में लाया जाए। तो यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर और 700 जो भी समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उन सबको दिल्ली दरबार में लाया गया। फिर क्या हुआ उसको भी हम लोग देखते हैं। देखें, उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब उन्हें दिल्ली दरबार में लाया गया तो उनको कैद कर लिया गया। जब कैद कर लिया गया तो उनके साथ ऐसी यातनाएं दी गईं। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो जो भी सिखों के साथ पहले के से जो संबंध चले आ रहे थे, वह अब पूरी तरह से खराब हो गए। मतलब कि सिखों के साथ भी दुश्मनी हो गई फर्रुखसियर की यहाँ पर। तो सिख भी नाराज हो गए। और भी देखते हैं। देखें, इससे सिखों और मुगलों के बीच अस्थाई वैर पैदा हुआ। मतलब कि मुगलों और सिखों के बीच जो भी रिश्ते थे वह खराब हो गए, वो बैर हो गया। तो यहाँ पर सिखों के साथ भी रिश्ते खराब हो गए। और भी देखते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पर 1717 का अंग्रेज के साथ फरमान। फरमान क्या था? इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। क्योंकि जो फर्रुखसियर गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको एक कहें कि एक घाव हुआ था उनको। मतलब कि गुदा का उनको बीमारी था। लेकिन जो भी भारतीय वैद्य थे वह उनका इलाज नहीं कर पाए, जिस वजह से फर्रुखसियर हमेशा परेशान रहते थे। फर्रुखसियर कमज़ोर होते गए। लेकिन जब जब भी अंग्रेज आए यहाँ पर, तो वह उस समय एक व्यक्ति साथ आया, विलियम हैमिल्टन। वह एक वैद्य था, डॉ डॉक्टर था। और उन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया। जो भी घाव था वह ठीक ठीक हो गया, अच्छा हो गया, वो बढ़िया हो गया। जिससे कि फर्रुखसियर खुश हो गया। जब खुश हुआ तो 1717 का फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी छूटें दी गई। तो देखते हैं हम लोग कि एक खुशी भारत को बर्बाद कर कर रख देगी। तो देखते हैं क्या हुआ, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जब फर्रुखसियर खुश हुआ उस समय, तो एक 1717 का फरमान जारी किया। हो देखते हैं 1717 का फरमान क्या है, जो कि भारत को पतन, मतलब कि मुगलों के पतन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो देखते हैं हम लोग। देखें, फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूटें दी। जब फर्रुखसियर खुश हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट प्रदान की कि आपको हम छूट देते हैं। कहाँ कहाँ छूटें दी गई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बंगाल, गुजरात, दक्कन में कंपनी के व्यापार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह बंगाल, गुजरात और दक्कन में व्यापार कर सकती है और उसको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि टैक्स फ्री आप यहाँ पर व्यापार कीजिए और आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर छूट दे दी गई। किसको? अंग्रेजों को दे दी गई। क्योंकि यहाँ पर फर्रुखसियर काफ़ी खुश है, क्योंकि उसका जो भी घाव है वह
ठीक हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। तो वह क्या किया, बंगाल, गुजरात और दक्कन में बिना शुल्क के व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दिया कि आप वहाँ पर व्यापार कीजिए, और कोई भी टैक्स आप न मत दीजिएगा, मतलब टैक्स फ्री। और भी देखते हैं, केवल बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। केवल बंगाल में। वार्षिक का मतलब होता है कि साल में। साल में आप मात्र 3,000 रुपया दीजिए और पूरा व्यापार आप कीजिए। तो जो भी भारत में व्यापार है, जो कि देख सकते हैं बंगाल, गुजरात और दक्कन, यहाँ पर व्यापार कीजिए आप, और एक साल में मात्र 3,000 रुपया दे दीजिएगा और आप व्यापार कीजिए। आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। और उस समय बहुत सारी व्यापारिक कोठियाँ भी खोली गई, गोदाम भी खोले गए। तो यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी मदद मिली अंग्रेजों को। इससे बहुत फायदा हुआ अंग्रेजों को, जो कि केवल एक इलाज के करने से उसे बहुत अधिक फायदा हो गया अंग्रेजों को, क्योंकि मात्र फर्रुखसियर का एक घाव ठीक किया, लेकिन उसके बदले में आपको बंगाल, गुजरात, दक्कन, ये सब व्यापार करने के लिए आपको पूरी छूटें मिल गई, मात्र 3,000 रुपया देकर एक साल में। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अंग्रेजों का। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, देखें इस फरमान ने, जो भी यह 1717 का फरमान था, यह देखें तो यहाँ पर अंग्रेजों की जो भी शक्ति थी, यह काफ़ी मजबूत हो गई, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। क्योंकि जब आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी कर नहीं दे रहे हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह काफ़ी मजबूत होने लगी वो। क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है, तो सब पैसा आप ही रख रहे हैं। तो जब मुगल सत्ता को कुछ देना ही नहीं है, तो आप तो काफ़ी शक्तिशाली बन जाएंगे आप। तो यहाँ पर अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली बन गए। तो और भी देखते हैं, देखें यही, देखें तो आगे चल कर यही 1757 की प्लासी की लड़ाई और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव बना। यह जो फरमान था, यह आगे चलकर जो भी अंग्रेज हैं वह इतने मजबूत हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि 1757 का जो प्लासी का जो भी युद्ध हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो भी अंग्रेज जीते वहाँ पर, उसमें 1757 के फरमान का काफ़ी महत्व वहाँ पर दिखाई दिया। क्योंकि जो 1717 के फरमान में छूटें दी गई, वह बहुत ही कारगर साबित हुई अंग्रेजों के लिए, जिससे कि वह भारत में अपनी पूरी तरह से मजबूती के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर पाए। वो यहाँ पर भारत में अपनी नींव जमा पाए, अपना कदम जमा पाए, अपनी मजबूती यहाँ पर स्थापित कर पाए। तो और भी देखते हैं, तो इतना आप समझे होंगे। फिर देख लेते हैं हम लोग मराठों के साथ 1719 की संधि। यहाँ पर मराठों के साथ भी 1719 में संधि की गई, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं।
देखिए, फर्रुखसियर मराठों से टकराना चाहता था, पर सैयद बंधुओं ने समझौता किया। जो फर्रुखसियर है वह मराठों के साथ टकराना चाहता था वो, लेकिन जो भी सैयद बंधु हैं वह मराठों के साथ समझौता कर लिए। सोचिए कि जो सुल्तान है वह मराठों से टकराना चाहता है, युद्ध लड़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सैयद बंधु हैं तो वह कहें कि नहीं, युद्ध नहीं करना है। डायरेक्ट जाकर सैयद बंधु उनसे समझौता कर लिए। मतलब कि किसकी चल रही है, तो सैयद बंधुओं की चल रही है, यहाँ पर सुल्तान की नहीं चल रही है। और भी देखते हैं, इस संधि के तहत मराठों को अधिकार मिला कि वे दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते हैं। जो सैयद बंधुओं ने संधि की उसमें यह बात कही गई कि दक्कन का जो क्षेत्र है वहाँ पर मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर सकते हैं। चौथ देखें तो एक प्रकार का यह टैक्स है। चौथ का मतलब कि उपज का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा का मतलब हुआ कि 25%। जितना उपज हुआ उसका 25% आपको देना होगा, उसे चौथ कहा गया। तो चौथ एक कर है, यह लगान है। और आप देखेंगे कि सरदेशमुखी, सरदेशमुखी यह भी एक कर है, लगान है, क्योंकि उपज का 10वां हिस्सा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरदेशमुखी, यहाँ पर जितना उपज हुआ उसका 10वां हिस्सा आपको लगान के रूप में देना होगा। मतलब कि उपज का 10% आपको लगान के रूप में देना होगा। तो इसे सरदेशमुखी कहा गया। तो जो भी यहाँ पर टैक्स मिल रहे हैं, लगान मिल रहा है, किनको मिल रहा है? मराठों को मिल रहा है। तो जब मराठों को मिलेगा तो शक्तिशाली कौन होगा? तो मराठे होंगे। क्योंकि अगर फर्रुखसियर चाहता था कि हम मराठों के साथ युद्ध लड़ें, अगर लड़ा होता तो वहाँ पर जो भी लगान वसूल किए जा रहे हैं वह मुगल सत्ता के लोग वसूल करते। तो यहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी जैसे जो लगान है जो कि मराठे वसूल कर रहे हैं, उसकी जगह पर अंग्रेज, उसकी जगह पर मुगल वसूल करते, तो मुगलों की शक्ति काफ़ी बढ़ती। लेकिन यहाँ पर मराठे चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल कर रहे हैं। जब वसूल कर रहे हैं तो मराठे क्या होंगे? शक्तिशाली होंगे यहाँ पर। तो और भी देखते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की शक्ति बढ़ी। जो पेशवा थे वहाँ के बालाजी विश्वनाथ, उनकी शक्ति बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी कर उनको मिल रहा है, लगान मिल रहा है वसूलने का। जब आप लगान वसूल करेंगे तो आपका जो शक्ति है वह बढ़ेगा, धन संपदा में वृद्धि होगा। जब धन संपदा में वृद्धि होगा तो आपके पास वैसे ही शक्ति का विस्तार होगा। तो ये लोग भी क्या हो गए? शक्तिशाली बनते चले गए। तो यहाँ यहाँ भी अंग्रेज, यहाँ भी मुगल कमजोर होते हुए दिखाई दिए। तो और भी आगे देखते हैं, यह संधि मुगल साम्राज्य के लिए आत्मघाती साबित हुई। जो यह संधि हुई थी यह मुगल साम्राज्य के लिए आत्मघाती साबित हुई, क्योंकि जो आपको लगान मिलना चाहिए था वह आपको नहीं मिला। क्योंकि सारे लगान मराठे वसूल लिए, जो कि चौथ और सरदेशमुखी के रूप में। तो यहाँ पर मुगल को लगान वसूलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि संधि हो गई तो मराठे बोले कि हम यहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी वसूल करेंगे। तो इस वजह से मराठे शक्तिशाली होते चले गए। और भी देखते हैं, आंतरिक राजनीतिक और षड्यंत्र देख लेते हैं। आंतरिक राजनीति और षड्यंत्र क्या रहे उस समय, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। फर्रुखसियर बार बार सैयद बंधुओं से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि सैयद बंधु ही फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाए थे।
लेकिन फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से छुटकारा पाना चाहता था, उनके चंगुल से वह आज़ाद होना चाहता था। लेकिन फर्रुखसियर ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए कि हम सैयद बंधुओं को अपने रास्ते से हटा दें, लेकिन हर बार फर्रुखसियर असफल साबित हुआ। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उसने मतलब कि फर्रुखसियर ने दरबारियों और विदेशी अमीरों की मदद से षड्यंत्र रचे। जो फर्रुखसियर है वह दरबारी अमीरों और विदेशी विदेशी अमीरों की मदद से, मतलब जो भी दरबार के लोग हैं और जो भी विदेशी अमीर हैं उनकी मदद ली कि आप हमारी मदद कीजिए और सैयद बंधुओं को रास्ते से हम लोग हटा देते हैं। लेकिन हर बार फर्रुखसियर नाकामयाब रहा, असफल रहा। सैयद बंधुओं को रास्ते से वह नहीं हटा पाया। तो और भी देखते हैं। हुसैन अली खान को मारने की योजना भी बनाई गई। जो हुसैन अली खान हैं, जो कि सैयद बंधु हैं अभी, तो इसे फर्रुखसियर मारने की योजना बनाई। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन हर बार असफल हुआ। फर्रुखसियर योजना तो बना रहा है, लेकिन हर बार असफल हो रहा है। जब हर बार आप असफल होते हैं तो आप अपमानित महसूस करते हैं। तो वही फर्रुखसियर भी महसूस कर रहा है अपमानित। तो यहाँ पर फर्रुखसियर, क्योंकि वह जिसको रास्ते से हटाना चाहता है वह रास्ते से हटा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर फर्रुखसियर भी असफल साबित हुआ सैयद बंधुओं को रास्ते से हटाने में। और भी देखते हैं। इसके कारण फर्रुखसियर और अधिक अपमानित व कमजोर होता गया। लेकिन अब बात हुआ कि सैयद बंधुओं को भी पता चल चुका था कि फर्रुखसियर हमें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सैयद बंधु भी क्या करेंगे उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 1719 में सैयद बंधुओं ने दिल्ली की सेना और दरबार पर कब्जा कर लिया। जब सैयद बंधुओं को लगा कि फर्रुखसियर अब हमें रास्ते से हटाना चाहता है, तो सैयद बंधुओं ने 1719 में एक चाल चली। क्या चली उस पर भी देखते हैं हम लोग। 1719 में सैयद बंधुओं ने दिल्ली की सेना, मतलब कि 1719 में जो सैयद बंधु हैं वह दिल्ली की सेना और दरबार पर कब्जा कर लिया। जो सेना है वहाँ का, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, सेना किसके पास है? तो यहाँ पर हुसैन अली खान, जो कि मीर बख्शी है या सेनापति है, तो सेना इसके ही पास रहेगी। तो सेना पर कब्जा पहले से ही सैयद बंधुओं का है। और दूसरी बात अगर देखेंगे तो यहाँ पर अब्दुल्ला खान, जो वजीर या भी प्रधानमंत्री है, तो सब कुछ नियंत्रण किसके पास है? सैयद बंधुओं के पास है। केवल सुल्तान फर्रुखसियर केवल एक नाम मात्र का शासक है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 1719 में सैयद बंधुओं ने दिल्ली की सेना और दरबार पर कब्जा कर लिया। मतलब कि पूरी तरह से दिल्ली के शासन व्यवस्था पर सैयद बंधुओं ने कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? फर्रुखसियर को कैद कर लिया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई। जब दिल्ली की शासन व्यवस्था पर फर्रुखसियर, देखें तो यहाँ पर दिल्ली की शासन व्यवस्था पर सैयद भाइयों ने कब्जा कर लिया। जब जब कब्जा कर लिया वहाँ पर, तो फर्रुखसियर को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। फिर क्या हुआ? उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। सोच सकते हैं आप, फर्रुखसियर की आंखों को फोड़ दिया गया। फिर देखते हैं अप्रैल 1719 में उसे कैद में मार डाला गया। 1719 में देखें तो अप्रैल का महीना चल रहा था, उस समय इसको कैद में ही मार दिया गया। तो यहाँ पर फर्रुखसियर का काम तमाम हो गया, रास्ते से हट गया है। अब देखते हैं उसके बाद एक ही साल में 4 बादशाह बदले गए। जैसे ही फर्रुखसियर रास्ते से हटा, 1 साल के अंदर में 4 बादशाह बदले गए। सोच सकते हैं आप कि मुगल की शासन व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है।
क्योंकि एक साल में 4 बादशाह बदले जा चुके हैं। देख लेते हैं हम लोग। पहला रफ़ी उद दराज था, जिसे गद्दी पर बैठाया गया था, लेकिन उसे फिर हटा दिया गया। दूसरा शाहजहां द्वितीय, यह भी गद्दी पर बैठा, लेकिन इसको भी गद्दी से हटा दिया गया। तीसरा रफ़ी उद दौला, यह भी गद्दी पर बैठा, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। चौथा बात आता है मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 तक यह शासन किया। तो आप देख सकते हैं कि 4 बादशाह केवल एक साल के अंदर में हटाए गए। तो सैयद बंधुओं पर का देखें तो यहाँ पर कितना प्रभुत्व था, कितना देखें दबदबा था, यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्योंकि मुगल व्यवस्था में जितने सुल्तान है वह कितने कमज़ोर थे, वह यहाँ पर कमजोरी साफ साफ दिखाई देती है। मतलब कि जो भी सुल्तान है वह एक मात्र कठपुतली की तरह है, कि आप जब मन में आए जो चाहे वह करा लिए आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह दर्शाता है कि मुगल साम्राज्य अब कठपुतली शासकों का मंच बन चुका था। मुगल जो भी शासक थे वह कठपुतली का वह मंच बन चुके थे, कि आप सुल्तान को जैसे तैसे मन चाहे वैसे आप घुमा सकते हैं। जब जिसे चाहा उसे सुल्तान बना दिया, जब जिसे चाहा गद्दी से हटा दिया। तो यह सैयद बंधु अपनी पूरी शक्ति शासन व्यवस्था में देखने को मिला। तो आशा करते हैं फर्रुखसियर की पूरी कहानी, एक एक घटनाओं को आप विस्तार पूर्वक समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।